हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। अच्छा, एक मैंने चैप्टर दिया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। वो आप लोगों में से किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया, उसकी वजह क्या है? शाबाश, बताएं मुझे ज़रा। किसको दिया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर? बोलेंगे आवाज़ आ जाएगी किसी की? अरसलान। सर फर्स्ट 5 में से किसी को दिया होगा, हमारा तो 8वां ग्रुप था। मैं यही वाली बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसको दिया है? लिस्ट आप लोगों के पास थी। लिस्ट लिस्ट देखनी पड़ेगी। वो देख के आपने ना मुझे भी मैसेज सेंड करना है और उन्हें भी करना है। ठीक है, बेशक उन्होंने प्रेजेंट ठीक कर हो गया दिया है सर। अपनी मर्जी से कोई और, अगर ऐसा भी किसी ने किया होगा तो उसके ओके सर। बावजूद आपने मुझे भी सेंड करना है और उनको भी सेंड करना है। चले जी, आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। ठीक है सर। आगे आ जाता है मोशन पैरेलल। लुक आउट ऑफ द विंडो। अगर आप विंडो से बाहर की तरफ देखें एंड फोकस योर आइज ऑन टू ऑब्जेक्ट, और दो चीज़ों पे अपनी आंखें जमा लें। अ नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड अदर सेवरल हंड्रेड फीट अवे। ऐसा एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो आपके बिल्कुल करीब हो, और एक ऐसा हो जो कि कई सौ कदमों के फासले पर हो। नो मूव योर हेड। अब आहिस्ता आहिस्ता से अपना जो सर है उसको घुमाना शुरू करें, और बॉडी और जिस्म को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर टू बी मूविंग बैक एंड फोर्थ। आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि कभी वो दोनों ऑब्जेक्ट आगे आ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। बट द नियर बाई ऑब्जेक्ट विल लुक एज इफ इट इज मूविंग रैपिडली। और जो करीब वाला ऑब्जेक्ट होगा, करीब वाली कोई भी चीज़ होगी ना, वो हमें इस तरह दिखाई देगी जैसे वो बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर रही है। एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज मूविंग स्लोली। और जो दूर वाली चीज़ है ना, वो इस तरह दिखाई देगी कि जिस तरह वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। एज यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार, जैसे कि आप कार में सफ़र कर रहे हो, या बस में सफ़र कर रहे हो, या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, यू कैन नोटिस ट्री, टेलीफोन पोल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट नियर द रोड और रेलवे लाइन मूविंग एट अ ग्रेटर स्पीड। अब रोड, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो आप देखेंगे जो आपके रोड के साइड पे या ट्रेन की पटरी के साइड पे ट्रीज हैं, या टेलीफोन पोल्स हैं, या कोई और चीज़ है जो करीब है, वो बहुत स्पीड के साथ आपको साथ साथ चलती हुई नजर आएगी। मूविंग एट अ ग्रेटर स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के साथ। बट द फार्म हाउस एंड द अदर ऑब्जेक्ट फार ऑफ द रोड। और जो रोड से दूर कहीं घर आपको दूर दिखाई दे रहे हैं, या फार्म हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, या ट्रेन की पटरी से दूर दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, आप कितना आगे चले भी जाएंगे तो वो काफ़ी देर तक आपको नज़र आते रहेंगे। दिस क्यू टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द मोशन पैरेलल। इस क्यू को हम कहते हैं मोशन पैरेलल। इसमें से किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। आगे समझ सबको इसकी? उसके बाद आ जाता है परसेप्शन ऑफ मोशन, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जी इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है। आप इसको मैं थोड़ा सा साइड।
Our ability to select movement is far more important than merely the perception of still object. हमारी जो सलाहियत होती है कि हम हरकत को हरकत का जायज़ा ले सकें, जो दूर की चीज़ें उसकी मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है देन मेरली द परसेप्शन ऑफ स्टिल ऑब्जेक्ट। तो ऐसी यानी कि हमारे अंदर सलाहियत होती है कि हम जो हरकत करती हुई चीज़ें ना उनको फौरी तौर पे डिटेक्ट कर लेते हैं, फौरी तौर पे उस पर तवज्जो दे लेते हैं। लेकिन जो करीब जो चीज़ें हरकत में नहीं होती हैं, मोशनलेस होती हैं, उन पे हमारी तवज्जो जो है वो सही तरीके से नहीं रहती। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जी वी नीड टू नो, हमें ज़रूरत होती है ये जानने की, फॉर एग्जांपल नॉट ओनली द दैट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड अ फ्यू फीट इन फ्रंट ऑफ अस, ना सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को जानने की जो कि हमसे सिर्फ कुछ फासले पर मौजूद है, इज अ बॉल बट आल्सो दैट इट इज कमिंग एट अस एट अ फास्ट स्पीड, और कि जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहे होते हैं। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑफ टू काइंड, इसकी दो किस्में होती हैं परसेप्शन ऑफ मूवमेंट की। पहली को हम कहते हैं कि जी रियल मूवमेंट, और सेकंड को हम कहते हैं परसेप्शन ऑफ एपरेंट मूवमेंट। इन केस ऑफ रियल मूवमेंट, अगर तो हकीकी मूवमेंट है, देयर इज अ क्लियर चेंज इन द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ रेटिना। अब वो कह रहा है कि अगर तो आप वाज़ह, तो अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है ना, तो आप वाज़ह फ़र्क देखेंगे रेटिना के ऊपर उसका जो आएगा कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड, मिसाल के तौर पे आप स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में, एंड अ बॉल हिट बाय वन ऑफ द हॉकी प्लेयर फ्लाइज पास्ट, एक हॉकी के खिलाड़ी की हॉकी से बाल टकरा के उसके ऊपर से गुजर गई है। इट्स इमेज विल सर्टेनली क्रॉस योर रेटिना, तो ये जो उसका इमेज होगा ये आपके रेटिना को क्रॉस करके जा चुका है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ यू फॉलो द बॉल विद योर आइज, अगर आप अपनी आंखों के साथ बॉल जिधर जिधर जा रही है आप अपनी आंखें उधर उधर लेके जा रहे हैं, द बैकग्राउंड मूव्स अक्रॉस द रेटिना, जो बैकग्राउंड होता है वो तब्दील होता रहता है रेटिना पर। बॉल के ऊपर आपकी क्योंकि तवज्जो फिक्स है, जो उसका बैकग्राउंड है, बाकी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो तब्दील होती रहती है रेटिना पर। इन बोथ दीज सिचुएशन, इन दोनों सूरत हाल में, देयर इज अ रियल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक किसी चीज़ की हकीकी हरकत होती है। एंड द इमेज इज दे विल कास्ट ऑन द रेटिना, और जो तस्वीर है वो रेटिना पे बना रहे हैं उसकी। एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू अ बैकग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि जो एक चीज़ हरकत करती है वो अपने बैकग्राउंड की निस्बत यानी कि सराउंडिंग इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही होती है। वी कैन सी मोशन, हम उस वक्त हरकत को देख सकते हैं, वी ट्रैक व्हेन वी ट्रैक, जब हम इस काबिल हो जाएंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डार्कनेस, कि अंधेरा है उसके अंदर जो है वो एक जलने बुझने वाली रोशनियाँ जो हैं या चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं। या एयरक्राफ्ट एट नाइट, रात के वक्त आप जहाज़ को उड़ता हुआ देख सकते हैं। एज आवर आइज फॉलो द ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी आंखें जो होती हैं वो चीज़ को फॉलो कर रही होती है। द इमेज मेक ओनली अ स्मॉल, जो उसका इमेज होता है वो बहुत छोटा बनता है। इरेगुलर मोशन, और उसकी जो हरकत होती है वो बेतरतीब सी होती है। ऑन द रेटिना, रेटिना पर, ड्यू टू इम्परफेक्ट ट्रैकिंग, क्योंकि वो एक बेहतरीन ट्रैकिंग नहीं है, इस वजह से। होएवर वी स्टिल परसीव अ स्मूथ कंटिन्यूस मोशन, ताहम हम एक लगातार और मतवातर हरकत को देखेंगे। एज आवर विजुअल सिस्टम करेक्ट फॉर दिस लेक ऑफ रेगुलर मोशन, जैसे ही हमारा जो विजुअल सिस्टम है वो इस बेतरतीब मोशंस को यानी कि ठीक करने से कासिर होगा या उसको ठीक करने के काबिल नहीं होगा, उसके अंदर कमजोरी होगी, तो
द रेटिना पर। इन नॉर्मल व्यूइंग कंडीशन अगर हम आम हालात में देखें, देयर आर बोथ आइज मूवमेंट, दोनों ही आंखों की हरकत होती है, एंड लार्ज रेटिना इमेज मूवमेंट, और एक रेटिना पे बड़ा इमेज जो है वो हरकत करता है। द विजुअल सिस्टम मस्ट कंबाइन these two source of information। अब जो हमारा देखने का निज़ाम है वो इन दोनों इंफॉर्मेशन के सोर्स को इकट्ठा करता है टू डिटरमाइन द परसीव्ड मोशन, ताकि हम मोशन को परसीव कर सके, जायजा ले सके। मोशन एंड इवेंट परसेप्शन। अभी तक जितना पढ़ा है पहले इसको पढ़ के देखें आप लोग। हाँ जी, पढ़ा है आपने, समझ आई कुछ? उसके बाद आ जाता है मोशन एंड इवेंट परसेप्शन। The motion of object tells us not only about their location। जो मोशन होती है या हरकत होती है वो ना सिर्फ हमें किसी चीज़ की, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ की हरकत जो है वो हमें बता, ना सिर्फ ये बताती है उसकी लोकेशन के बारे में कि वो चीज़ कहाँ पाई जा रही है, बट आल्सो अबाउट देयर एक्शन, और उसने क्या एक्शन सर अंजाम दिया उसके मतलब भी ये बताती है। So our perception of motion is directly tied to our perception of figure। कि हमारी जो परसेप्शन है किसी चीज हरकत को देखने की कि वो बराह रास्त जुड़ी हुई होती है किसी भी वाक्य की परसेप्शन के साथ। अ बार्किंग डॉग रेसिंग टूवर्ड्स एंड इंट्रूडर इज परसीव्ड नॉट जस्ट अ मूविंग डॉग बट एज द इवेंट अ डॉग इज अटैकिंग। अब वो कह रहा है कि अगर कोई बोलता हुआ कुत्ता जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो ना सिर्फ आप उस कुत्ते को देखेंगे, कुत्ते की हरकत को देखेंगे कि वो भाग के आ रहा है, बल्कि आप उसके इवेंट को भी देखेंगे कि वो आप पे अटैक करने के लिए आ रहा है। इल्यूजन ऑफ मोशन।
We sometimes perceive motion when no real movement is taking place. जब हकीकत में कोई हरकत नहीं हो रही होती बात हमें तब चीज़ें हरकत करती हुई महसूस होती है. दिस विजुअल दिस विजुअल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एन इल्यूजन. ये जो देखने का तजर्बा होता है ना ये इल्यूजन कहलाता है. देयर आर टू क्लासिक इल्यूजन. दो जो है क्लासिक इल्यूजन होते हैं मोशंस के. एक को हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना एंड द फाइव फिनोमिना. इफ यू वॉच फॉर अ स्टिल पॉइंट ऑफ अ लाइट इन एन अदरवाइज टोटली डार्क रूम. अगर आप एक नुक्ते को देख रहे हो रोशनी के एक नुक्ते पे आपने नजर गई है इन एन अदरवाइज टोटली डार्क रूम फार अवे. जबकि सारे का सारा कमरा जो है वो बाकी अंधेरे में मुट रहा है. यू विल परसीव द लाइट एज स्लोली मूविंग अबाउट इवन थ्रू इट रियली रिमेन्स स्टिल. तो हमें ऐसा नजर आ रहा होता है कि जैसे कि वो रोशनी का नुकता हर रोशनी उसमें से हरकत करती हुई हमें नजर आ रही होती है जबकि वो हरकत नहीं कर रही होती हकीकत में. दिस इज दिस इज द सो कॉल्ड ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना. हम इसको कहते हैं ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना. फिल्म प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड जो फिल्म बनाने वाले होते हैं वो दूसरी तरफ क्रिएट अ एपरेंट मूवमेंट वो एक फर्जी जो है हरकत बनाते हैं बाय फ्लैशिंग अ सीरीज ऑफ स्टिल फोटोग्राफ. वो मुख्तलिफ तस्वीरें उतार लेते हैं इन रैपिड सक्सेशन ऑन द स्क्रीन और फिर उनको स्क्रीन पे तेजी के साथ गुजारते हैं. द एपरेंट मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रैपिड सक्सेशन ऑफ स्टेशनरी स्टिमुलाई इज कॉल्ड द फाइव फिनोमिना. अब जो वो कह रहा है जो हमें नजर आ रही है हरकत वो रिजल्ट होती है रैपिड जो सक्सेशन है स्टेशनरी का स्टिमुलाई का. इसको हम कहते हैं फाइव फिनोमिना. इट कैन आल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड. हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको हम इस तरीके से भी इसका इस सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं. विद जस्ट टू लाइट दो रोशनियों की सूरत में इफ टू इक्वली ब्राइट लाइट ऑफ द सेम कलर फ्लैश ऑन एंड ऑफ. दो एक तरह के ही कलर की लाइट्स हैं कभी वो जल रही हैं कभी वो बुझ रही हैं. Alternately, it is very easy to see them. It can also, it is very easy to see them as one light moving back and forth. तो हमें ऐसा नजर आ रहा होगा कि एक जो लाइट है वो आगे पीछे हो रही है. द फाइव फिनोमिना आल्सो काउंट फॉर The five phenomena also count for our perception of the movement of the light. जो फाइव फिनोमिना होता है परसेप्शंस का हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कि रोशनी की जो लाइट्स वगैरह हैं या साइंस हैं जैसे कि इशारे होते हैं बाइक के वो कभी जा रहे होते हैं कभी गुजरे होते हैं. या आपने शादी ब्याह पे अक्सर देखा होगा कि बाइक के साइड पे उन्होंने जो लाइटिंग की होती है वो एक लाइट जा रही होती है एक गुजरे होती है और हमें इस तरह महसूस हो रहा होता है जैसे कि वो हरकत कर रही है. अब इसको भी पढ़ के देख लें ताकि किसी का जो भी मसला है ना वो इधर ही हल हो जाए.
उसके बाद आ जाता है हमारे पास परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या है कि वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज एंड लोकेट ऑब्जेक्ट इन आवर इन्वायरमेंट। हम अपने माहौल में से आसानी के साथ चीज़ों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें उनकी ग्रुप बंदी कर सकते हैं, उन्हें किसी जगह पे रख सकते हैं। Beside we perceive object in our environment, जब हम अपने माहौल में से किसी चीज़ को देखते हैं, as possessing certain stable features such as size, shape, brightness, color, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं, ये सारी उसकी खसूसियात हैं। डिस्पाइट चेंजेस इन देयर अपीयरेंस, तो हमें उसके इसके बावजूद उसकी अपीयरेंस में तब्दीली नज़र आती है। दिस दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इस सलाहियत को हम कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप, अगर मिसाल के तौर पे आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, अ कार इन फ्रंट ऑफ यू स्पीड अवे, एक कार आपके सामने से तेजी के साथ गुजरती है। इट्स इमेज ऑन योर रेटिना ग्रो स्मॉलर, इसकी जो तस्वीर है या इमेज जो है आपके रेटिना पे वो छोटा होता जाएगा, एंड स्मॉलर छोटे से छोटा, अनटिल इट बिकम सिमिलर, यहाँ तक कि वो उससे मिलता जुलता बन जाएगा। टू डैट ऑफ अ टॉय कार, जैसे कि एक छोटी खिलौने वाली कार होती है उससे मिलता जुलता बन जाएगा। However, you still believe that the car is not actually shrinking, फिर भी ताहम आपका फिर भी इस चीज़ पे यकीन होता है कि कार जो है वो सिकुड़ नहीं रही, एंड इट मूव्स फर्दर अवे, और ये मज़ीद आगे को बढ़ रही है या आगे को चल रही है। सिमिलरली अ माउंटेन्स अपीयर्स लार्ज, इसी तरह हमें जो पहाड़ है वो नज़र आते हैं बड़े बड़े। वेदर सीन फ्राम अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, बेशक हम 200 किलोमीटर के फासले से उसे देखें, और इवन फ्राम अ स्मॉल डिस्टेंस, चाहे उसके बिल्कुल करीब करीब से उसे देखें। व्हेन यू आर क्वाइट क्लोज टू इट, जब आप व्हेन यू आर क्वाइट जब आप चुप होते क्लोज टू इट, आवर टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना, हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि जितना हमने उस पहाड़ को देखा होता है उसका रेटिना पे साइज उतना ही बढ़ रहा होता है। इसको हम कहते हैं साइज कॉन्स्टेंसी। द ग्रास अपीयर ग्रीन, जो घास होती है वो हमें सब्ज नज़र आती है, बोथ इन द ब्राइट सनलाइट, सूरज की तेज़ रोशनी में भी, एज वेल एज अ डिम ट्वाइलाइट, और मध्यम रोशनी में भी। आवर परसेप्शन ऑफ स्टेबल कलर डिस्पाइट कलर चेंज ड्यू टू डिफरेंस इन लाइट इज कॉल्ड द कलर कॉन्स्टेंसी। लेकिन हमारी जो सलाहियत होती है कि हम उस चीज़ के कलर को वैसे ही परसीव करें बगैर किसी फ़र्क के, हम उसी तरह परसीव करते हैं, इसको हम कहते हैं कलर कॉन्स्टेंसी। सिमिलरली आवर टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज मेंटेनिंग द सेम ब्राइटनेस, इसी तरह हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि हम जो चीज़ परसीव कर रहे हैं उसमें मेंटेन करें उसकी ब्राइटनेस को, उसके कलर को, इवन व्हेन व्यूड अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन, चाहे हम उसको मुख्तलिफ लाइट की कंडीशन में देखें। इस कार द ब्राइट कॉन्स्टेंसी, इसको हम कहते हैं ब्राइट कॉन्स्टेंसी, यानी कि जो चीज़ जिस कलर की है हमें वैसी ही नज़र आए या वैसी ही वो चीज़ नज़र आए, बेशक जितनी मर्जी रोशनियाँ तब्दील करके दें। Brightness constancy apparently prevails because objects and their surroundings are usually lighted. ब्राइटरी कॉन्स्टेंसी जो है वो हमें दिखाई देती है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इसकी सराउंडिंग जो होती है आर यूजुअली लाइटेड, कि उधर रोशनी होती है, एंड बाय द सेम इल्यूजन सोर्स, और ये उसका इल्यूजन का सोर्स होता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे
के फल वाली रेडी पे चले जाएं, उन्होंने ना ऊपर लाइट इस तरह की होती है कि जो सेब होते हैं वो मुख्तलिफ कलर के नजर आ रहे होते हैं। Thus changes in lighting condition occurs simultaneously for both the object and its immediate surrounding। अब वो कह रहा है जो तब्दीलियाँ होती हैं लाइट की कंडीशनिंग में, यानी कि मुख्तलिफ जो लाइट की सूरत हाल होती हैं या मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से हो रही होती हैं, वो द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी और उसकी सराउंडिंग के लिए भी। एंड द न्यूरल मैसेज रीचिंग द ब्रेन रिमेन अनचेंज, और जो मैसेज ब्रेन को पहुंच रहा है वो भी तब्दील नहीं होता। However, brightness constancy is not experienced when the change in lightning are not equivalent for both the object and its surrounding। अब वो कह रहा है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी का जो एक्सपीरियंस है ना, हम उस वक्त नहीं कर सकेंगे अगर उसकी सराउंडिंग में भी लाइट वैसी होगी और उसके ऑब्जेक्ट में भी लाइट जो है वो वैसी होगी, तो फिर कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है जी The principle of shape constancy refers to the fact that the perceived shape of an object does not change। अब जो वो कह रहा है असूल जो होता है शेप कॉन्स्टेंसी का, वो इस चीज़ को बयान करता है कि जो भी किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ की जो शेप हम देखते हैं वो असल में तब्दील नहीं होती। एज द इमेज इज कास्ट ऑन द रेटिना चेंजेस, हालांकि उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पे चेंज होके आता है, लेकिन हमें जिस तरह उसको परसीव करते हैं वो वैसे ही हमें परसीव हो रही होती है। फॉर इंस्टेंस वी परसीव द डोर एज हैविंग अ कांस्टेंट शेप, जैसे कि हम अगर दरवाजे को देखें तो उसकी एक ना तब्दील होने वाली शेप होती है। डिस्पाइट चेंज इन द इमेज इट कास्ट अपॉन आवर रेटिना, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो रेटिना पर इसका इमेज होता है वो मुख्तलिफ होता है। व्हेन इट इज ओपन एट वेरियस एंगल, जब हम उसको मुख्तलिफ एंगल पे 90 के या 60 के या 30 के एंगल पे खोलेंगे तो उस हिसाब से रेटिना पे उसका जो ऑप्स होगा वो मुख्तलिफ होगा। These examples suggest our perception of object remains constant। ये जो मिसाल है ये बात साबित करती है कि जो इमेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अंडर विच वी व्यू देम इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो द सेम ऑब्जेक्ट में कास्ट डिफरेंट इमेज, कि एक ही चीज़ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इमेज जो है वो कास्ट कर रही है अपॉन आवर रेटिना, हमारे रेटिना पर, विदाउट डिस्टरप्टिंग आवर परसेप्शन, बगैर हमारी परसेप्शन को डिस्टरप्ट किए हुए, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी परसेप्शन को डिस्टरप्ट किए हुए वो हमारे रेटिना पर मुख्तलिफ एंगल से जो है वो छोड़ रही है। दो आवर सेंसरी वर्ड इज एवर चेंजिंग, हमारा जो सेंसरी वर्ड है वो कभी तब्दील नहीं होता। आवर परसेप्शन ऑफ इट इन टर्म ऑफ साइज, क्योंकि हम उसकी परसेप्शन को इस तरीके से करते हैं साइज की सूरत में, शेप की सूरत में, ब्राइटनेस, कलर वगैरह की सूरत में, जो कि हमेशा सेम रहता है। समझ आ गई है? यस सर। समझ आई है?